अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना एक मिनट के चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, एनाटॉमी आप जानते होंगे, कुछ लेक्चर्स के अपलोड हुए पड़े हैं और मज़ीद हम इस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए आसान से आसान बनाकर पेश करूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और बहुत ज़्यादा वजाहत या आर्गूमेंट्स देने की ज़रूरत ना पेश आए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक तशरीह वज़ा क़याम। इसका मतलब है और इस्तिलाहात इस पर भी नोट डालेंगे। दोस्तों, इंसानी जिस्म कुछ इसकी शेप्स होती हैं जो दूसरा बंदा देखता है। एक मर्द में एक शेप, दूसरी में उससे मुख्तलिफ, तीसरी में उससे, चौथी उससे मुख्तलिफ फ़र्क होता है। सर, कान, नाक, मुंह, आँखें, टांगें, कद, सारा कुछ। अब सर को लेते हैं, बैजवी और गोल होता है, इसके ऊपर बाल होते हैं, सब कुछ नज़र आता है। सर के नीचे और सामने क्या होता है? पेशानी। पेशानी के दोनों तरफ अबरू होते हैं, इनके नीचे आँखें होती हैं। आँखें पपोटों से महफूज रहती हैं। आँखों से नीचे और बाहर उभरी हुई कुछ हड्डियाँ होती हैं, महसूस भी कर सकते होंगे हाथ लगाकर। दोनों आँखों के दरमियान चेहरे के वस में नाक होती है। अच्छा, और नाक के नीचे क्या होता है? मुंह होता है। इसके ऊपर और नीचे होंठ होते हैं दो। होंठ के नीचे ठोड़ी होती है। ये सिलसिला इस तरह नीचे चलता रहता है। तो दोस्तों, आगे तफसील बयान करने से कबल ये बताना चाहता हूँ कि सहूलत व बयान की गर्ज से तमाम जो भी इंसान की एक कहते हैं होता है ना, एक हमने रूल्स वो मुकर्रर अगर किया जाए तो उससे ये पता लग सकता है कि हम बंदे को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। भी एक बंदा एक किस्म का, दूसरा बंदा दूसरी किस्म का, जैसा एक नाम है, एक बंदे का कुछ नाम है, अगर बंदे मुख्तलिफ हों, नाम एक को कैसे पता लगेगा भी ये फ़लाना बंदा फ़लाना है। एक किस्म की हमने सीरियल नंबर कोड करनी होती है, इससे पता चलता है। तो इसको इस अल्फाज के कि इंसान की एक मखसूस वज़ा को तशरीह वज़ा क़याम, एनाटॉमिकल पोजीशन इसको कहते हैं। चुनांचे इंसान जो सा होता है ना, इसकी तशरीह वज़ा क़याम ये है कि वो सीधा खड़ा हो, स्टैंड अप, उसकी हथेलियाँ सामने की तरफ रुख की हुई हों। जिस तरह एक मखसूस वज़न में तस्लीम ये करते हैं कि उसके भी चंद अल्फाज मुकर्रर किए गए हैं, फिर उन जो से डेफिनेट या स्पेसिफिक वर्ड्स जो से होते हैं उनसे तशरीह बयान करने में हम मदद लेते हैं। तो इन अल्फाज को इस्तिलाहात कहते हैं। कि इसके बगैर कोई बंदा नहीं समझा। जब भी बात करेंगे सर के, हर किसी को पता होगा सर जिस्म के ऊपर का हिस्सा है, बाजू जिस्म के दरमियान में होते हैं, पेट किधर होता है, ये वगैरह वगैरह हर बंदे को ये पता होता है। ये साइज़ में फ़र्क हो सकता है, कद में भी फ़र्क हो सकता है।
अगर ये इस तरह की तशरीह वज़ा या तशरीह इस्तिलाहात मुकर्रर ना हो तो हमें बड़ी दिक्कत का सामना होता है। इसके लिए मिसाल ये देता हूँ कि आप सिटिंग पोजीशन में हैं, बैठे हुए हैं, और आपकी इस वक्त की जो है कमीज़ है उसके बटन सीने के ऊपर या सीने के सामने है। अगर आप लेट जाएं सीधे तो ये बटन सीने के ऊपर हो जाएंगे, जिनके बैठे हुए पोजीशन और है, लेटे हुए पोजीशन और हो जाएगी। अगर आप उल्टे लेट जाएं तो यही बटन सीने के नीचे हो जाएंगे। ऐसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। हालांकि कमीज़ के ऊपर जो बटन तो उसी जगह पर ही लगे हुए हैं, लेकिन उनकी क्या कहें, और इसी तरह आपने पहना हुआ है, कोई तब्दीली इसमें नहीं हुई। लेकिन चूँकि आपने मुख्तलिफ वज़ा इख्तियार कर ली, इसलिए आपकी वज़ा के लिहाज से उन बटन का मकाम ज़ाहिर करने में भी फ़र्क हो गया। उसी वक्त से महफूज रहने के लिए मखसूस वज़ा यानी तशरीह वज़ा मुकर्रर कर ली गई थी, ताकि ये हमारे जो उलमा कराम थे, तबीब थे, उनकी तरफ से, ताकि बयान करने में किसी किस्म का इख्तलाफ वज़ा के लिहाज से ना हो। कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे काम करेगा, जब ये होगा फिर हर आने वाला जो स्टूडेंट होगा वो उसी पैटर्न पे चलता रहेगा, ताकि फिर गैर मौजूदगी में जब बताएगा उसका एक्सपेरिमेंट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये पोजीशन जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह इस्तिलाहात के मतलब एक मिसाल और भी है, वो ये कि आपकी जेब में 2 कलम है, 2 पेन है इस तरह के। अब 2 तो हैं, उनमें से एक को मखसूस कर लेते हैं इंक पेन, दूसरे क्या है पेंसिल है। अब एक लड़का आता है और कहता है कि जनाब पेंसिल अंदर है, पेन बाहर है। दूसरा लड़का कहता है कलम अंदर है, पेंसिल बाहर है। तीसरा कहता है दोनों कलम जेब के अंदर हैं, एक बटन से करीब है, दूसरा बटन से दूर है। यानी कि बंदा मुख्तलिफ, एक मुख्तलिफ है, दूसरा उससे मुख्तलिफ है, तीसरा उससे मुख्तलिफ, चौथा, हर बंदा जो देख रहा होता है वो बता रहा होता है। एक बटन से करीब है, दूसरा बटन से दूर है, अल्फाज बदल रहे हैं, चीज़ एक ही है। यानी किसी एक मकाम को मुकर्रर कर लेने के बाद अगर इन्हें इस मकाम के लिहाज से बयान किया जाए तो फिर किसी किस्म के खिलाफ नहीं हो सकता। जिस तरह बटन के करीब व बाद से हम जो इंक पेन होता है और पेंसिल का मकाम सही बता सकते हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के अज़ा का सही मकाम बयान करने के लिए एक ख़त मुकर्रर कर लिया जाता है, जो पेशानी के वसत सेंटर से सीधा नीचे खींचा जाता है। इसे हम ख़त वस्तानी या मीडियल लाइन, ये कहते हैं। इस ख़त से करीब जो भी जिस्म का अज़ू या हिस्सा होगा इसे हम अंदर कहते हैं, और जो दूर होगा उसको बाहर कहते हैं। इसके करीब जो भी होगा अज़ू उसको हम अंदर शुमार करेंगे, और जो दूर अज़ू होगा वो बाहर शुमार करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये तो बात आपको समझ लगी होगी। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी पैमाइश करना, क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ अल्फाज बयान करता है, लेकिन समझने वाले को एक फार्मूले के तहत ही समझना होगा। इस तरह और भी इस्तिलाहात हैं जो मुकर्रर कर लिए गए। मसलन जो अज़ू या हिस्सा होता है बयान करने वाले के सामने होगा, इसके मुकद्दम कहते हैं एंटीरियर। और जो पीछे ये होगा जो फ्रंट पे, और जो बैक पे होगा पोस्टीरियर, मुअख्खर।
STRIOR फॉर श्योर, मौखर। ठीक हो गया। इसी तरह जो अब ये तो हो गया ना फ्रंट और बैक, अब इस तरह से जो अपर और लोअर होंगे तो उनके लिए क्या होगा, तो क्या कहते हैं, अपर के लिए सुपीरियर बालाई, ऊपर, और जो सा क्या कहते हैं जेरी होता है नीचे होता है इन्फीरियर। ठीक हो गया। ये कुछ अल्फाज बताए हैं जिनसे हम एक्सप्लेनेशन करने में हम मदद ले सकते हैं। अब कुछ इस्तेलाहात हैं, मैं ज़बानी आपको बता देता हूँ जिनको मुख्तसर आप समझते भी होंगे। सर, हेड, गर्दन, नेक, सीना, थोरैक्स, पीठ, बैक, पेट, एब्डोमेन, कमर, लंबर, पेड़ू, पेल्विस, बटोक्स, चूतोट, बट्टो। और ऐसा इसके अलावा सर और गर्दन के अलावा जो भी ये गर्दन होती है ना, इसके हिस्से को धड़, ट्रंक कहते हैं, यानी कि सर को अलावा बाकी जिस्म का हिस्सा, दोनों तरफ दाएं और बाएं और ऊपर नीचे के हिस्से को एक्सट्रीमिटीज़, यही लफ्ज़ है उसके लिए। और जो क्या कहते हैं बलाई अतराफ, उसको कहते हैं बलाई, ऊपर वाला हिस्सा, सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज़। अच्छा, इसमें दोस्तों हम कुछ होते हैं, इसमें कहते हैं, इसमें हम बताएंगे जो नीचे वाला हिस्सा है ना गर्दन के, इसमें कंधा, बाजू, कोहनी, कलाई, ये तमाम जो हिस्से होते हैं ना ये आएंगे इसमें। फिर वो उंगलियाँ, फिर उनसे आगे से आगे जो भी होता है, जैन के बाजू हैं तो फिर बाजू में जितने भी कोहनी आई, कलाई आ जाए, हाथ, उंगलियाँ, इनके जोड़, सारा कुछ आ जाएगा। फिर आगे अगर बाजू को ऊपर उठाएँ तो एक इससे हम बगल ये भी होती है नीचे, और क्या कहते हैं, और मज़ीद इससे आगे नीचे की तरफ जाएं, कूल्हे की तरफ डाउन होती है, घुटना होता है, पिंडली होती है, फिर नीचे पाँव तक चला जाता है, टखना होता है, एड़ी, फिर उसके तमाम हिस्से, तलवा, उंगलियां, ये सारा कुछ इंसानी बदन में शामिल होता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ जितना मुख्तसर बताया गया है इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन यही आगे चलकर एक्सप्लेनेशन होते चले जाएंगे। इनके नाम हमेशा याद रखें ताकि जब मैं बोलता चला जाऊँ आपको उसी वक्त पता लग जाए भी ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल किया गया है और इसका मकसद क्या है, और अब ये टॉपिक किस तरफ को जा रहा है, ताकि बंदे के आप स्केलेटन को समझ सकें, इसको ऊपर का, बैक का, नीचे का, सारा कुछ, बजाय अल्फाज वो बयान के लिए बयान कुछ किया जाए, समझा कुछ जाए, इससे बचा जाए। तो दोस्तों आज तक यहीं पर मुकम्मल करते हैं टॉपिक को। तो आने वाले लेक्चर में इंसानी बदन का जो सिस्टम है उस पर रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और इसको भूलें मत। तो दोस्तों इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।